क्यों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली 2 क्लासों में हमने वर्णमाला के 50-50 क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम और 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। वर्णमाला के नियम को हमने पिछली 4 क्लासों में पढ़ाया हुआ है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कंठवर्ण है। कंठवर्ण पहला ऑप्शन दिया हुआ अ, ह विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है ई, य, स, तीसरा ऑप्शन है री, स, ल और अंतिम ऑप्शन है री, ए, व। अब इसमें अ, ह विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें दिया हुआ दूसरा ऑप्शन ई, य, स, ई, य, स जो है तालु से बोले जाते हैं। स, ल ये दंत से बोले जाते हैं। री, ए, व ये जो है ये कंठ तालव से बोले जाते हैं, इसलिए ये गलत है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन है। स्पर्श संघर्षीय हमने बताया था, जो च वर्ग होता है वो स्पर्श संघर्षीय है, यानी कि जो च वर्ग का इसमें कोई वर्ण होगा वह सही होगा। पहला ऑप्शन है ज, जो च वर्ग का है। दूसरा ऑप्शन है कटकोड़वा से, तीसरा ऑप्शन है र और अंतिम ऑप्शन है ह। ज है इसका उच्चारण स्थान होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स जो है ये उष्मीय व्यंजन है। र जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ह भी जो है वह उष्मीय व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अ के उच्चारण स्थान का नाम है। अ जो है उच्चारण स्थान, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा ऑप्शन है कंठ तालव्य, तीसरा ऑप्शन है तालव्य और चौथा ऑप्शन है कंठोष्ठ। हमने आपको बताया था परंपरागत उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ तालव्य जो है इसका उच्चारण स्थान होगा अ का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान हमने आपको जब परंपरागत आधार पर एक चार्ट बनवाया था उस चार्ट में बताया था, आप उसे देख लेंगे नियमों वाले सिर्फ प्लेलिस्ट में। पहला ऑप्शन दिया हो मूर्धा, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है कंठ और चौथा ऑप्शन है डी तालु। तो स का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण नहीं है। महाप्राण ध्वनियाँ हमने आपको बताया था, महाप्राण ध्वनियाँ 2 और 4 जो हैं वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं और 1, 3, 5 ये अल्प प्राण होती हैं। तो महाप्राण ध्वनि नहीं है, यानी कि अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है। तो हम देखेंगे इस वर्ग में कौन पहले, तीसरे और 5वें वर्ग का है। घ चौथे वर्ग का है, इसलिए महाप्राण हो गया। ज, च, छ, ज तीसरे वर्ग का है, इसलिए यह अल्प प्राण होगा। झ चौथा वर्ण है, इसलिए महाप्राण होगा। और ख दूसरे वर्ग का है, इसलिए ये भी महाप्राण होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। हमने जब आपको स्वर के उच्चारण स्थान के हिसाब से बताया था अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, तो हमने बताया था ऊ का उच्चारण स्थान। इसमें ऑप्शन दिया हुआ पश्च संवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है अग्र विवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है पश्च विवृत्ति और अंतिम ऑप्शन है अग्र संवृत्ति, यानी ये जो है ऊ का उच्चारण स्थान होगा पश्च संवृत्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण पहला और दूसरा जो होते हैं वो पहले और दूसरे वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां जो होता है वो सघोष होता है, यानी कि इसमें जो पहला या दूसरे का जो होगा वो होगा अघोष वर्ण। स का उच्चारण स्थान अघोष होगा नहीं, ये सघोष होगा। अ जो है सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। ज, च, छ, ज यानी कि ज है ये भी सघोष होगा। ह का उच्चारण स्थान जो है वो होगा अघोष होगा, क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन है, उष्मीय व्यंजन है। तो उष्मीय व्यंजन जो होते हैं वो अघोष होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। पहला ऑप्शन दिया हुआ कंठोष्ठ, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन दंतोष्ठ और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दंतोष्ठ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हमने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जब हमने संयुक्त व्यंजन बताए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि क के बाद क आता है, क छ आता है, क्योंकि इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो आएगा क खटकोड़वा स, यानी कि ये क के बाद आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा उष्मीय व्यंजन नहीं है। उष्मीय व्यंजन यानी कि उष्मीय व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं। बड़ा स, कटकोड़वा स, छोटा स और है। ग जो है वो उष्मीय व्यंजन न होकर वर्गीय व्यंजन है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में इसका विच्छेद करके आपको बताया था कि यह ज और य से मिलकर बना हुआ शब्द है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह व्यंजन है। वह व्यंजन जो है वह य र ल वह जो है अंतस्थ होता है, अंतस्थ व्यंजन है। इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, अघोष होगा, सघोष वर्ण है वह। उसके बाद उसमें नहीं है, महाप्राण नहीं है, यानी कि ये अल्प प्राण है, तो पहला ऑप्शन सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपको पता है स्वर 11 होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। त्र जो है वह एक उसमी व्यंजन है। त्र एक उसमी व्यंजन है। अगले तरफ की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, हमने आपको बताया था, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसमें देखेंगे छ, त्र और ज्ञ दिया हुआ है। स्र या फ जो है वह ओष्ठ व्यंजन है और यानी कि वर्गीय व्यंजन है। फ एक वर्गीय व्यंजन है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु, च वर्ग जो है वह तालु में होता है, तो च वर्ग में च, छ, ज, झ आते हैं, तो छ जो है ओ का उच्चारण स्थान जो है वह कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। ए का कंठ तालव्य है। ह का उच्चारण स्थान जो होता है काकल्य है या लिजिह्वा है या कंठ है, और जो छ का उच्चारण स्थान है वह तालु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षीय व्यंजन है। संघर्षीय व्यंजन हमने आपको बताया था, वह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह संघर्षीय व्यंजन होते हैं, और इसमें अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। झ जो है वह वर्गीय संघर्षीय व्यंजन है। ठ जो है वह वर्गीय व्यंजन है। म भी जो है वो वर्गीय व्यंजन है। निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है। ट वर्ग में आपको पता है ट, ठ, ड, ढ आते हैं, लेकिन ध नहीं आता है क्योंकि यह न वर्ग का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण हमने आपको बताया था 2 और 5, 2 और 4 जो हैं वो महाप्राण होते हैं, तो 2 और 4 में जो भी हो, च, छ, ज तीसरे पे आता है, यह व जो है ये भी अल्प प्राण होगा। प, फ ये नहीं होगा। घ चौथे पे आता है, इसलिए यह महाप्राण व्यंजन होगा। क, ख, ग, घ महाप्राण व्यंजन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर जो होते हैं हमने आपको बताया थे 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। अभी हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ हैं। अनुनासिक जो हैं वो 5 अक्षर भी, अनुनासिक एक है जो उस पर चंद्र बिंदु का लगता है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं या विसर्ग में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग हमने आपको बताया था कि यह मूर्धा ध्वनि है। ट वर्ग जो होता है वह मूर्धा ध्वनि होती है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर हमने बताया था जो जब भी अ के साथ अ मिलता है तो दीर्घ स्वर बनेगा, यानी कि समान स्वरों के आने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ए संयुक्त है, उ ह्रस्व है, ओ जो है ये भी संयुक्त है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। च, छ, ज, झ, इ का उच्चारण स्थान है। च, छ, ज, झ, इ का क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का जो है दंत्य होता है, प वर्ग का ओष्ठ होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शब्द की छोटी इकाई है। हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं। यह परिभाषा हमने आपको बताई थी कि उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री, यहाँ पे देखेंगे री की मात्रा वृष्टि, वृष्टि में री है तो यहाँ वृष्टि जो है वो सही ऑप्शन होगा। वृष्टि में री है। रिपु में र है, क्रिया में र है, वर्षा में भी र है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है। हमने बताया था जो अ है वो हलंत को हटा देता है, यानी कि जो स्वर है
वो हलंत को हटाता है। तो जब भी हम व्यंजन को लिखते हैं, स्वर रहित करते हैं, तो हलंत लगा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई कौन सी है? संकेत, वर्णमाला, ध्वनि या अक्षर? जो कभी भी हम भाषा को जब बोलते हैं तो उसकी मूल इकाई यानी कि सबसे पहले ध्वनि निकालते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के हमने आपको बताया था, वर्णों के 2 भेद हैं, एक है स्वर, एक है व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण पहला और दूसरा वर्ग होता है वो अघोष होता है। घ जो है वो चौथे वर्ग का है, क पहले वर्ग का है, इसलिए अघोष हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ज जो है वो सघोष है। ग जो है वो तीसरे वर्ग का है, इसलिए वो भी सघोष है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला प्रश्न है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? आपको बताएं। क्रम, क्रम में र है, मातृभूमि में र न होके री है, मात्रा में भी र है, मूर्धा में भी र है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में तालव्य ध्वनि है, यानी कि तालु से कौन सी ध्वनि बोली जाती है? हमने आपको बताया जब परंपरागत उच्चारण स्थान के आधार पर बताया था। च वर्ग जो है वो तालव्य होता है, स और य भी जो है वो तालव्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ट जो है ये मूर्धा है, प जो है वो ओष्ठ है, क जो है वो कंठ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? आपको हमने अभी बताया कि जब स्वर रहित व्यंजन को स्वर के साथ मिलाते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तालव्य ध्वनियाँ होती हैं जो च वर्ग में आती हैं। द्वित जब 2 समान वर्ण मिलते हैं, स्वरतंत्री ह को कहते हैं, यानी कि जो कंठ से बोले जाएं स्वरतंत्री कहे जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? यानी कि जो पंचमाक्षर होते हैं वो नासिक से होते हैं, उनका उच्चारण नासिक, जो अयोगवाह को भी जो है नासिक से हम उच्चारित करते हैं। इसमें हम देखेंगे ड जो है ये पंचमाक्षर ना होके तृतीय अक्षर है। ज जो है च छ ज तृतीय अक्षर है, त थ द तृतीय अक्षर है, लेकिन र जो है वो पंचमाक्षर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हों और उसको एक स्वर हो उसमें। अब इसमें त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, छ जो है वो भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, न कि वह संयुक्त व्यंजन है। जो यहाँ पे ग है यह भी एक संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जब ऊपर की दांतों पर जब जीभ लग जाएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मूर्धा। जैसे बोलते हैं ड़ तो उन्हें हम मूर्धा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? उसमें व्यंजन हमने आपको बताया कि बड़ा स, खटकोड़वा स और छोटा स उसमें व्यंजन होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगले बी जो दिया है अ ब स, अ जो है वह उसमें व्यंजन नहीं है और ब जो है वो भी उसमें व्यंजन नहीं है, लेकिन स जो है वो अंतस्थ है। य र ल वह ये अंतस्थ व्यंजन है। च छ ज यह स्पर्श संघर्षी या वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी। अगला प्रश्न है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? ड जो है वो पंचमाक्षर है, इसलिए वह एक नासिक की ध्वनि होगी, नासिक की ध्वनि होगी। कंठोष्ठ नहीं होगी, कंठ तालव्य भी नहीं होगा, मूर्धा भी नहीं। कंठोष्ठ में ओ और औ आते हैं, कंठ तालव्य में छोटी ई और बड़ी ए और ए आते हैं, मूर्धा में ट वर्ग के आते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न पे बताया ट वर्ग मूर्धा में आते हैं। तालव्य में जो है वह च वर्ग आएगा, कंठ में क वर्ग आएगा, दंत में त वर्ग आएगा। अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर य और व जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं। ई उ, ई जो है वो तालु है, उ जो है वो ओष्ठ है, री जो है वो मूर्धा है, स जो है वो भी मूर्धा है, री आपको हमने बताया कि मूर्धा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, एक मिनट दोस्त, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ जो है वो क वर्ग का है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, कंठ होगा। दंत, दंत का उच्चारण स्थान त वर्ग का होगा, मूर्धा में ट वर्ग होगा, तालु में च वर्ग होगा। छ वर्ग किसके योग से बना है? छ वर्ग जो है वो एक संयुक्त अक्षर है, वो क और स के मिलने से बनता है। स, ख, स के अंतर्गत आते हैं। यह एक ऊष्मीय व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन नहीं है। स्पर्शी व्यंजन सिर्फ र होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। स्पर्शी में वो सारे व्यंजन आते हैं, यानी 25 आएंगे। अंतस्थ में य र ल व आएंगे। संयुक्त अक्षर में ए, ऐ, ओ और औ आएंगे। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अल्प प्राण, यानी कि वो पहले वर्ग का जो भी होगा वह अघोष होगा और अल्प प्राण भी होगा। आप देखेंगे झ पहला नहीं है, वो चौथा है। ठ वो पहला ना हो के दूसरा है। ज वो च, छ, ज तीसरा है। लेकिन क और त ये पहले वर्ग के हैं और अघोष और अल्प प्राण दोनों हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें सघोष होते हैं। पहले और दूसरे जो होते हैं वो अघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है। अंतिम है सभी विसर्ग घोष होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि यह एक असत्य कथन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है, यानी कि नासिक के जो होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं। यानी न जो है वो पंचमाक्षर है, तथ दध न पंचमाक्षर हो गया, तो ये नासिक के व्यंजन हो गया। लेकिन च जो है वो तालु व्यंजन है, ढ उच्छिप्त व्यंजन है, स जो है वो भी तालु व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ का उच्चारण स्थान है। अभी हमने बताया फ का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। मूर्धा का उच्चारण स्थान, मूर्धा में ट वर्ग के आते हैं, दंत में त वर्ग आते हैं, कंठ में क वर्ग आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो इसमें देखेंगे ड संयुक्त व्यंजन न होके यह वर्गीय व्यंजन है। ड ये उच्छिप्त व्यंजन है, ढ उच्छिप्त व्यंजन है, ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक यानी कि नाक और मुंह से बोला जाए तो उसे हम अनुनासिक कहेंगे। कंठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ध्वनि क वर्ग जो है वो कंठ ध्वनि के उदाहरण होते हैं। त वर्ग जो है वो दंत के हैं। च वर्ग जो है वो तालु के हैं। ट वर्ग जो है वो मूर्धा के हैं। दंत वर्तस्य अल्प प्राण अघोष वर्ग कौन सा है? च जो है वह दंत नहीं है। ट ये भी दंत नहीं, ये मूर्धा है। ठ ये भी मूर्धा है। त जो है दंत है, वर्तस्य है और अल्प प्राण भी है और अघोष भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष और महाप्राण, यानी कि पहले वर्ग का जो होगा वो अघोष होगा और अल्प प्राण होगा। लेकिन पहले और दूसरे वर्ग का जो दूसरे वर्ग का जो होगा वो अघोष और महाप्राण होगा। ख जो है वो दूसरे का है, इसलिए वह महाप्राण, अघोष और महाप्राण दोनों हो गया। क जो है वो पहले का है, इसलिए वह अल्प प्राण हो गया। ड जो है वो तीसरे का है, इसलिए यह सघोष हो गया। ध यह जो है त थ द ध चौथे का है, इसलिए यह भी सघोष हो गया।
अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ जो हैं वह तालव्य हैं। त थ द ध वो दंत हैं। प फ व भ ओष्ठ हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? अभी हमने आपको स्वर का जब पढ़ा, स्वर के बारे में जब हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे तब हमने बताया था ए ओ और औ ये जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, यानी कि इनके जो उच्चारण होता है वो उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? अभी हमने बताया मूर्धा ट वर्ग के जो भी उच्चारण होंगे वह मूर्धा होंगे। यहाँ खटखड़वा स जो है वो भी मूर्धा है, री भी मूर्धा है और ट ठ ये भी मूर्धा हैं। लेकिन स ई च ये तालव्य हैं, स त थ ये दंत हैं और क ख ये जो हैं ये कंठ हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झ का उच्चारण स्थान तालु है, बिल्कुल सही है। ख का उच्चारण स्थान कंठ है, बिल्कुल सही है। ट का उच्चारण स्थान दंत है, बिल्कुल गलत है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। य र ल व को कहते हैं, य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगले धन्यवाद दोस्तों। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रश्न को हल करने में यदि आपको दिक्कत आ रही है या फिर कोई किसी भी प्रश्न के प्रति डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप इसके बारे में या इससे समझ नहीं पा रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो हमने वर्णमाला को विस्तृत रूप में अध्ययन करवाया है, पढ़ाया है और उसमें आपको एक एक चीज़, एक एक बिंदु को मैंने क्लियर किया हुआ है, स्पष्टीकरण किया हुआ है। एक एक बिंदु को आप एक एक नियमों को पहुँच पाएंगे। आपसे निवेदन है उन वीडियो को देखें। उसके बाद ये 150 प्रश्नों की जो सीरीज अभी तक हमने करवाई है तीन वीडियो के माध्यम से, उसे आप सॉल्व कर लें तो वर्णमाला से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से परीक्षा में कम समय में हल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।